अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य ने दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास से अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तथा निरीक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे काटते थे। निरीक्षर होने पर भी वह इतनी विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। निरीक्षर यानी के अनपढ़। ये कवि ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था तक कालिदास निरीक्षर थे। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसको ही काटते थे। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने उन दिनों सांदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्र में हरा जो दे उसके साथ वह अपना विवाह करेगी। यानी कि विद्योत्तमा राजा शारदानंद की अत्यंत सुंदर और गुणवंती पुत्र थी। उसने अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। बड़े बड़े विद्वानों और पंडित भी उसके शास्त्र करने का साहस नहीं करते थे। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों पर पहुंच गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा के शास्त्रांत करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाएगा तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेगी। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठता था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कर तथा लालच देकर उसे साथ चलने को राजी किया। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रों के लिए ले गए। मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझ आ दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बन रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। यानी कि ये जो विद्योत्तमा है वो शास्त्र में बहुत आगे थी। बड़े बड़े पंडित भी उसके शास्त्र विद्या के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। तो पंडितों ने उसको शास्त्र के समय पंडितों ने उसका विवाह किसी मूर्ख से करवाने का निश्चय किया। उन्होंने मूर्ख युवक कालिदास को उसके विवाह करने के लिए तैयार किया। पंडितों की सलाह के अनुसार शास्त्र के समय कालिदास को मौन रहे, बस इशारों से शास्त्र
हुआ। यानी कि पंडितों ने उसे समझा दिया कि तू वहाँ जाके कुछ नहीं बोलेगा। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्र के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उसी मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्र करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिन मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रस्थ कर देंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उससे 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 एक है। शास्त्र के समय विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, तब कालिदास ये समझा उसका अर्थ एक उंगली उठाई, उसका अर्थ ये था कि ईश्वर एक है। कालिदास समझे कि यह मेरी आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। पंडित ने समझाया इसका यह अर्थ लगाया कि ईश्वर और जीव 2 एक है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्व का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठियां बांधकर तमाचे का जवाब मुझसे देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियां से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्व के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इसी तरह उपरोक्त शास्त्र में विद्योत्तमा ने उसी मूर्ख युवक से कहा, अपनी हार मानने ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उठ। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दी। यानी कि शास्त्र के समय विद्योत्तमा ने एक जो उंगली उठाई उसको कालिदास ने समझा कि उसे वो आँख फोड़ने का कहती है। फिर इस बात विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां बताई, तत्वों का संकेत किया। कालिदास ने इस समाचार मारने का संकेत समझा, मुट्ठी दिखाकर घूंसा मारने का संकेत किया। पंडितों ने इसका यह अर्थ बताया कि 5 तत्व के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। फिर क्या हुआ? शास्त्र से विद्योत्तमा ने अपनी हार मान ली। इस प्रकार पंडितों के छल के कारण मूर्ख युवक के उसे शादी करवा दी। परंतु विद्योत्तमा जल्दी ही समझ गई कि पंडितों ने धोखे से उसका विवाह एक मूर्ख युवक से कर दिया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे
कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण काली नामक प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वारा खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि अस्ति कश्चिन वास्ति। कश्चिन वाक्षेस। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार शब्द, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। यानी कि कवि कालिदास ने ये महान ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य है। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसके द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कवि कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्ण उनके साहित्य में मिलता है वैसा ही उन्हें नहीं मिलता। उन्होंने प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमान्य विश्वविख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चित्रण वितरण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्र का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहा है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित हो है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताते चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज ने नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जा और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला महाकवि कालिदास ने 7 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कवि कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कवि कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमाचार्य विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसके 5 अंक है तथा महाराज पुरुवरा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार स्तंभ का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है।
इसके उत्तरार्ध में यक्ष के अपनी वीराणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश महाकाव्य एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से यह पहले ही कह दिया कि सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है अभिमान शाकुंतलम। उनका सातवां ग्रंथ कौन सा है? अभिमान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन्म विश्वास, भूगोल, ललित कथा, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। इस कवि में महाकवि कालिदास ने संस्कृत में इन 7 ग्रंथ की रचना की है। ऋतु संहार, इसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का, जो ऋतु संहार है इसमें ऋतुओं तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण है। मालविका मित्र, इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविकी की प्रणय कथा है। विक्रमवर्षियम, यह महाराजा पुरुवार और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। कुमारस्तंभ, इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर से वध का वर्णन किया गया है। मेघदूत, इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यह मेघ को दूत जानकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। रघुवंश, इसमें राम के वंश का परिचय है। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास की सर्वोत्तम कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में भी सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाकवि कालिदास महाविक्रमादित्य ने नवरत्न में से एक है। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उन्हें स्वयं के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें कवि कालिदास की पूरी जीवनी और उन्होंने लिखे गए ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ा। अब हम इस लेसन के शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक। शास्त्रांत यानी कि शास्त्र संबंधित चर्चा। अनुरोध यानी आदेश। ग्लानि यानी कि दुख, पीड़ा। संकेत यानी इशारा। यकायक यानी सहसा। निरीक्षण यानी अनपढ़। रोचक यानी आकर्षण। तो फ्रेंड्स, इस जो महाकवि कालिदास की जीवनी में हमें महाकवि कालिदास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। उन्होंने लिखे गए ग्रंथ किसके बारे में लिखे गए, उनका मर्म क्या है, वो सब हमें इस लेसन में मालूम पड़ता है। इसके आगे के लेसन में हम फिर से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।